एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच और सपनों की ऊंचाई बहुत बड़ी थी। वह हमेशा अपने गांव के बाहर की दुनिया को देखने के सपने देखा करता था। उसे कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद था और उसकी दादी माँ उसे हर रात नई नई कहानियां सुनाया करती थी। दादी माँ की कहानियां सुनते सुनते अरुण का दिल भी एक जादुई सफर पर निकलने की चाहत रखने लगा। एक दिन जब अरुण अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसे गांव के बाहर की एक पुराने पुस्तकालय के बारे में पता चला। यह पुस्तकालय सालों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां जादू और रहस्य की कई किताबें थी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अरुण पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। आखिरकार वह पुस्तकालय पहुंचा। अरुण ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और पुस्तकालय के अंदर प्रवेश किया। पुस्तकालय के अंदर चारों ओर किताबें ही किताबें थी। धूल की मोटी परत ने उसे ढक रखा था, लेकिन अरुण एक एक किताब को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी सुनहरी किताब पर पड़ी। इस किताब का शीर्षक था जादुई सफर। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, एक चमकदार रोशनी निकली और अरुण ने खुद को एक अजीब और नई दुनिया में पाया। वहां पर पेड़, पौधे, जानवर और पक्षी सभी बोल सकते थे। अरुण ने देखा कि उसके हाथ में अभी भी वही किताब थी और उसने समझा कि यह किताब ही उसे इस दुनिया में ले आई है। अरुण को वहां एक छोटे से गांव के पास एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसका नाम ऋषि वसु था। ऋषि वसु ने अरुण का स्वागत किया और उसे बताया कि यह दुनिया जादू और रहस्य से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ ही यह कई चुनौतियां भी हैं। ऋषि वसु अरुण को बताते हुए बोले, इस दुनिया में 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए तुम्हें हर जगह की यात्रा करनी होगी। यह 4 स्थान हैं: ज्ञान की घाटी, दया का जंगल, साहस की चोटी और सच्चाई का सरोवर। इन स्थानों पर जाकर ही तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। ये यात्रा न केवल तुम्हें इस जादुई दुनिया के रहस्य से परिचित कराएगी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। अरुण की पहली मंजिल थी ज्ञान की घाटी। ज्ञान की घाटी पहुंचने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा और नदी पार करनी होगी। धन्यवाद ऋषि जी। और यह बोलकर अरुण ने अपनी यात्रा शुरू की। ज्ञान की घाटी में पहुंचते ही अरुण ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और प्रेरणादायक है। वहां के पेड़, पौधे और जानवर सभी ज्ञान से परिपूर्ण थे। उसने एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। ध्यान में मग्न होते ही उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक पुरानी और बुद्धिमान उल्लू की थी। उल्लू ने अरुण को बताया, यहाँ पर कोई किसी न किसी रूप में ज्ञान का भंडार है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो तुम अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हो। अरुण ने उल्लू से कई प्रश्न पूछे और उल्लू ने बड़े धैर्य से सभी उत्तर दिए। अंत में अरुण ने समझा कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर भी होता है। हमें बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। ज्ञान की घाटी से निकलकर अरुण की अगली मंजिल थी दया का जंगल। यह जंगल दक्षिण में था। इस जंगल में प्रवेश करते ही अरुण ने देखा कि यहाँ के जीव जंतु बहुत ही मित्रवत और सहयोगी थे। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास थी। जंगल में चलते हुए अरुण को एक घायल हिरण मिला। उसने बिना किसी सोच के अपनी मदद की पेशकश की और हिरण की देखभाल की। हिरण ने धन्यवाद के रूप में अरुण को दया की महानता के बारे में बताया। दया सबसे बड़ी शक्ति है। ये न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी शांति और खुशी प्रदान करती है। अरुण ने समझा कि दया केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। उसने जंगल के अन्य जानवरों से भी मिलकर उनके साथ समय बिताया और देखा कि दया और सहयोग के माध्यम से कितना सुंदर और सुखद जीवन जिया जा सकता है। दया का जंगल पार करने के बाद
अरुण की तीसरी मंजिल थी साहस की चोटी। यह चोटी पश्चिम दिशा में थी और वहां पहुंचने के लिए उसे एक कठिन पहाड़ी रास्ता पार करना था। इस यात्रा में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी और अपने साहस के बल पर आगे बढ़ता चला गया। चोटी पर पहुंचने पर अरुण ने देखा कि वहां एक विशाल शेर बैठा हुआ था। शेर ने अरुण को देखकर गर्व से कहा, साहस केवल ताकत में नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास में भी होता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तभी तुम सच्चे साहसी बनते हो। शेर ने अरुण को देखकर गर्व से कहा। शेर ने अरुण को कुछ कठिनाइयों से भरी चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा। अरुण ने सभी चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किया और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने सीखा कि जीवन में कई बार हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन साहसी हमें उन पर विजय पाने में मदद करता है। अंतिम मंजिल थी सच्चाई का सरोवर, जो पूर्व दिशा में था। वहां तक पहुंचने के लिए अरुण को एक शांत और सुंदर रास्ता पार करना था। अरुण के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का पानी बिल्कुल साफ और शांत था। इस सरोवर में एक सुनहरी मछली रहती थी। मछली ने अरुण से कहा, सच्चाई का मतलब केवल सच बोलना ही नहीं, बल्कि अपने आप से ईमानदार रहना भी है। जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को समझते हो, तभी तुम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हो। अरुण ने सरोवर के पानी में अपनी परछाई देखी और अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। मछली ने अरुण को अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए और उसे बताया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्चाई हमें न केवल दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार बनाती है। चारों महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा पूरी करने के बाद अरुण ने अपने आप को और भी अधिक मजबूत और समझदार पाया। उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। जादुई दुनिया ने उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जिन्हें वह हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगा। अरुण ने ऋषि वसु को ढूंढा और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। ऋषि वसु ने उसे गले से लगाया और फिर कहा, तुम्हारी यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। असली जादू तुम्हारे भीतर है और तुमने उसे पहचान लिया है। अब तुम अपने गांव लौट जाओ और वहां के लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करो। उन्हें भी इस जीवन के महत्वपूर्ण सबकों से परिचित कराओ। अरुण ने ऋषि वसु का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने अपनी दादी माँ और अपने दोस्तों को अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया। उसकी कहानी ने गांव के सभी लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी जीवन के इन महत्वपूर्ण सबक को अपनाने का निर्णय लिया। अरुण की यह जादुई यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, दया, साहस और सच्चाई कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये गुण हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि हमें जीवन की सच्ची खुशियों से भी रूबरू करवाते हैं। अरुण की तरह ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। इस कहानी का मूल यह है कि वास्तविक जादू हमारे अंदर ही होता है। हमें बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत होती है। जब हम अपने भीतर के जादू को पहचान लेते हैं, तो जीवन का हर सफर एक जादुई सफर बन जाता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब चाय वाला था, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। उसकी छोटी सी चाय की दुकान गांव के मुख्य चौक पर स्थित थी, जहां गांव के लोग अक्सर चाय पीने और बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते थे। सुरेश की चाय बहुत प्रसिद्ध थी और वह अपनी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का दिल से स्वागत करता था। सुरेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन साधारण था,
लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने ग्राहकों को खुश करने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। सुरेश की पत्नी रमा एक मेहनती और सहयोगी महिला थी। वह घर के सारे काम करती और बच्चों की देखभाल करती। सुरेश और रमा का सपना था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और एक बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन गरीबी के कारण यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया। सुरेश की चाय की दुकान भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। उसकी सारी सामग्री और उपकरण नष्ट हो गए। इस आपदा ने सुरेश के जीवन को और भी कठिन बना दिया। हाय राम, ये क्या हो गया? इस बाढ़ ने हमारी पूरी दुकान और उसमें रखा सारा सामान बिल्कुल तबाह कर दिया। कोई बात नहीं भाग्यवान, हम पहले की तरह फिर से मेहनत करके अपनी दुकान फिर से खड़ी कर लेंगे। मुझे भी इस बात का दुख है, पर कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती और हम तो बस मामूली से इंसान ही हैं। सुरेश ने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुकान को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी और उनकी मदद से दुकान को फिर से शुरू किया। लेकिन इस बार भी चुनौतियां कम नहीं थी। सुरेश को कर्जा लेना पड़ गया और उसे चुकाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। सुरेश, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के कारण कर्ज दे तो रहा हूं, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे समय से ब्याज मिलते रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दुकान का सामान उठाकर ले जाऊंगा। जी सेठ, हम आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे और ब्याज बिल्कुल समय पर आपके घर पहुंचा दिया करेंगे। सुरेश और रमा ने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उनकी दुकान फिर से चलने लगी। वह सेठ का ब्याज भी बिल्कुल समय से चुकाते थे। उनके बच्चे भी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत कर रहे थे। सुरेश की चाय की दुकान फिर से गांव में मशहूर हो गई और लोग वहां आकर चाय पीने लगे। अरे यार, तुम्हें पता है ना ये सुरेश कितना मेहनती इंसान है। बाढ़ में इसकी पूरी दुकान तबाह हो गई थी, फिर भी इसने कुछ ही समय में अपनी दुकान फिर से खड़ी कर ली। मैं तो इसके पास काफी पहले से चाय पीने आता हूं। सुरेश की चाय भी हमेशा से ही सबसे अच्छी होती है। एक दिन एक शहर का बड़ा व्यवसायी जिसका नाम मनोहर था, गांव आया। वह सुरेश की चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुका। मनोहर ने सुरेश की चाय का स्वाद चखा और वह बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने सुरेश से उसकी जीवन की कहानी सुनी और उसकी मेहनत और संघर्ष की प्रशंसा की। मनोहर ने सुरेश से कहा, तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है और तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। साहब, मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी से बहुत खुश हूं। आप मेरी क्या मदद करेंगे? मुझे पता है कि तुम अपनी दुनिया में खुश हो, परंतु तुम्हारी आर्थिक तंगी के बारे में भी मैं भली भांति जानता हूं। सुरेश, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक बड़ी चाय की दुकान खोलने का प्रस्ताव देता हूं। तुम अपनी दुकान को शहर में बड़े पैमाने पर स्थापित कर सकते हो, जहां तुम्हारी बनाई हुई चाय की प्रसिद्धि और बढ़ेगी। सुरेश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मनोहर की मदद से उसने अपनी चाय की दुकान शहर में खोल ली। शहर में सुरेश की चाय की दुकान बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई। उसकी चाय का स्वाद और उसकी मेहनत ने शहर के लोगों का दिल जीत लिया। सुरेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसकी आमदनी में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई। सुरेश की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दिलाई। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना पूरा किया। सुरेश और रमा ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और उनके भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए। सुरेश की सफलता ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई
और लोगों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। गांव के लोग अब और मेहनत से अपने कामों में जुट गए और अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करने लगे। सुरेश की सफलता ने उसे और भी उदार बना दिया। सुरेश ने सफल होने के बाद भी अपने गांव से अपना नाता बनाए रखा। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने का फैसला लिया ताकि गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए एक फंड भी स्थापित किया जिससे वे अपने मुश्किल समय में सहायता प्राप्त कर सके। कई गरीबों के बच्चों ने उस फंड का इस्तेमाल करके स्कूलों में अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की। सुरेश और रमा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुकान, जो कि उनकी पूरी दुनिया थी, उसे उजड़ते हुए देखा, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गांव के लोगों के साथ साझा किया। उनके इस कदम ने गांव की स्थिति में सुधार किया और वहां के लोगों को एक नई उम्मीद दी। अब उसके गांव में रहने वाले गरीब परिवार के लोग भी यह भरोसा करने लग गए थे कि वह भी अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो वह भी सफल हो सकते हैं और संपन्नता से अपना जीवन जी सकते हैं। रमा, हमने अपनी जिंदगी में इतने दुख भरे दिन देखे हैं कि कभी कभी तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि हम अब उस अवस्था से बाहर आ चुके हैं। ये सब आपकी मेहनत, ईमानदारी और उससे भी ज्यादा आपकी भलाई के चलते अपनी मिली हुई लोगों की दुआओं का असर है। गरीब चाय वाला सुरेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सुरेश की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने संघर्ष से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर हाथ लगेगी और लोग भी हमारी ईमानदारी को पहचानने लग जाएंगे। सुरेश की कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता का असली मतलब केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज को भी बेहतर बनाना है। जब हम अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तभी हम सच्चे मायने में सफल होते हैं। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि हमें हमेशा दयालु, उदार और सहायक बनना चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सके। एक इंसान तभी सफल माना जाता है जब वह अपने साथ साथ अपने समाज को भी प्रभावित कर सके। तभी उसके जाने के बाद भी ऐसे महान पुरुषों को हर कोई याद रखता है। मगन नाम का एक किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका खेत हरे भरे फसलों से भरा हुआ था। मगन मेहनती था और उसकी मेहनत से ही उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी। लेकिन मगन की एक कमी थी, वह बोल नहीं सकता था। गांव के लोग उसे बेजुबान मगन के नाम से जानते थे। हालांकि उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की वजह से सभी उसका सम्मान करते थे। वाह मगन, तुम्हारी फसल तो हर साल की तरह बहुत अच्छी और घनी हुई है। मगन धन्यवाद देते हुए अपना सर खुशी से हाँ में हिलाता है। गांव में पूरे लोग आपस में खूब बातें करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मगन का जीवन शांत था और वह अपनी खेती में ही मग्न रहता था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और देर रात तक खेत में काम करता था। वह खुद अपने हाथों से सब काम करता था। मगन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेला रहता था। गांव के प्रधान हरपाल सिंह मगन की ईमानदारी और मेहनत के बड़े कायल थे। हरपाल सिंह ने हमेशा मगन की मदद की और उसकी सराहना की। गांव में कोई भी त्योहार हो या आयोजन, प्रधान मगन को सबसे पहले बुलाते थे।
प्रधान के साथ मगन का संवाद इशारों से ही होता था, लेकिन प्रधान ने कभी मगन को अलग महसूस नहीं होने दिया। प्रधान जी, आप तो मगन से सभी बात कर पाते हैं, इशारों ही इशारों में। मगन बोल नहीं पाता है, इसीलिए मैं उससे इशारों में ही सारी बातें करके उसे ये महसूस नहीं होने देता कि उसमें कुछ कमी है, जिस वजह से वो खुद को बाकी सभी गांव वालों से अलग महसूस करे। एक दिन मगन के खेत में अचानक समस्या आ गई। फसलें धीरे धीरे सूखने लगी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मगन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। गांव के सभी लोग भी चिंतित थे, क्योंकि मगन की फसलें गांव की मुख्य आय का स्रोत थी। प्रधान हरपाल सिंह ने एक सभा बुलाई, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। सभा में प्रधान ने कहा, हमारे गांव का सबसे मेहनती किसान मगन कठिनाई में है। उसकी फसलें सूख रही हैं। हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। हमें एक साथ आकर मगन की मदद करनी होगी। गांव के बुजुर्ग रामदीन ने कहा, हम सभी जानते हैं कि मगन कितना मेहनती है। हमें उसकी मदद करनी होगी। मैं सुझाव देता हूं कि हम सभी मिलकर मगन के खेत की जांच करें। गांव के सभी लोग मगन के खेत में इकट्ठे हुए और हर एक ने अपने अपने तरीके से जांच शुरू की। कोई मिट्टी की जांच कर रहा था, तो कोई पानी की व्यवस्था देख रहा था। आखिरकार एक छोटे से बच्चे ने देखा कि खेत के किनारे एक छोटा सा गड्ढा है, जिसमें से पानी बहकर बाहर जा रहा है। बच्चा तुरंत प्रधान के पास गया और इशारा करके समस्या बताई। शाबाश बेटा, तुमने इस समस्या की जड़ को खोज निकाला। हम सब मिलकर अब इसका समाधान निकालते हैं। प्रधान ने तुरंत ही लोगों को आदेश दिया कि वे इस गड्ढे को भर दें। कुछ लोगों ने मिलकर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, परंतु जैसे ही फिर से पानी खेत की तरफ आने लगा, वैसे ही उस गड्ढे की मिट्टी पानी के साथ बह गई और वह गड्ढा फिर से पानी के खेतों को बाहर ले जाने लग गया। यह देखकर मगन फिर से निराश हो गया। मगन को निराश होता हुआ देख प्रधान जी ने मगन से कहा, मगन, तुम बिल्कुल भी परेशान या उदास मत होना। हम सब गांव वाले साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। प्रधान जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कुछ ईंट पत्थर लाने को बोला। सब लोग अपने अपने हाथ में ईंट और पत्थर को लेकर आने लगे। अगर हम केवल मिट्टी से इस गड्ढे को भरते रहेंगे तो हर बार पानी पड़ने पर वह मिट्टी निकल जाया करेगी, परंतु अगर हम ईंट और पत्थर का इस्तेमाल करके इस गड्ढे को भर दें तो पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा और सीधा मगन के खेत तक पहुंच सकेगा। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया और एक एक करके उस गड्ढे को ईंट और पत्थर से भरते गए। जैसे ही वो गड्ढा पूरा भर गया, वैसे ही पानी का बहाव खेत की ओर जाने लगा। जैसे ही फसलों को फिर से पानी मिलने लगा, सारी फसलें पहले की तरह हरी भरी होने लगी। मगन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगन को समझ नहीं आ रहा था कि वह सब गांव वालों का धन्यवाद किस तरह से करे। उसने इशारे में सभी का धन्यवाद किया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। मगन की फसलें ठीक होते देखकर गांव में फिर से खुशी का माहौल लौट आया। पूरा गांव फिर से हरा भरा और संपन्न हो गया। गांव की संपन्नता को पुनर्जीवित होता देखकर प्रधान हरपाल सिंह ने एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया। भोज में प्रधान ने मगन की मेहनत और गांव वालों की एकजुटता की तारीफ की। प्रधान ने अपनी ओर से मगन को सम्मान देते हुए कहा, मगन ने हमें यह सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। इस सफलता में हमारे सभी गांव वासियों का भी बड़ा हाथ है। आज हम सभी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम सब गांव वाले एक साथ मिलकर ईमानदारी से हर काम किया करेंगे और ऐसे ही एकजुट होकर हर समस्या का समाधान किया करेंगे,
तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रहेगी। भोज के बाद मगन ने इशारे में प्रधान को धन्यवाद किया। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सब के लिए प्रेरणा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तुम बस इसी तरह से मन लगाकर ईमानदारी से मेहनत करते रहो। गांव के सभी लोग मगन के पास आए और उसे बधाई दी। सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसे गले लगाया। मगन ने भी सभी को इशारों में धन्यवाद किया और उसकी आंखों में खुशी और संतोष झलक रहा था। मगन को ये मालूम हो गया था कि अगर उसके सर पर कोई भी आपदा आती है तो वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा गांव खड़ा हुआ है। किसी भी गांव वाले ने कभी उसको बेजुबान होना महसूस तक नहीं कराया था और उसके साथ इशारों में बात करते हुए उसे हमेशा अपने साथ अपने सुख दुख में शामिल किया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में भी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ हमें यह भी सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है और मिलजुल कर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मगन जैसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा है और उनकी कहानी हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की महानता का एहसास कराती है। मगन की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हर नई पीढ़ी मगन से प्रेरणा लेकर मेहनत और ईमानदारी की राह पर चलती रही। मगन का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उसकी मेहनत की कहानी हर दिल को छूने लग गई। गांव के लोग मगन के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे और उसके बीच की एकता और भी मजबूत हो गई। और इस तरह से बेजुबान किसान मगन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मेहनत, ईमानदारी और एकता से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर इंसान अच्छे मन से कुछ करना चाहता है तो इससे कोई असर नहीं पड़ता कि देख, बोल या वह सुन सकता है या नहीं। हमें किसी इंसान को इन बातों पर नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से सम्मान देना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मगन को इस बात का एक जीता जाता उदाहरण बनाकर हम सब के सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दुष्ट राजा राज्य करता था। उसका नाम सूर्यवीर था, लेकिन प्रजा उसे दुष्ट राजा कहकर पुकारती थी। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी था। राजा सूर्यवीर का साम्राज्य विशाल और संपन्न था, लेकिन उसकी निर्दयता के कारण लोग उससे भयभीत रहते थे। ये राजा इस दुनिया का सबसे दुष्ट राजा है। इस राज्य में तो अब जीना भी बहुत कठिन हो गया है। घर में अनाज लाने तक के लिए मुद्रा नहीं बचती। सारी की सारी मुद्राएं जो भी हम हर रोज कड़ी मेहनत करके कमाते हैं वो इस दुष्ट राजा के करों में ही चली जाती है। राजा सूर्यवीर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में प्रजा की भलाई के लिए कुछ कार्य किए, जिससे उसने लोगों का विश्वास जीता। वे अगर ये हमारे राज्य के राजा बन गए तो हमारे पूरे राज्य और गांव वासियों का तो उद्धार ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। ये इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर है, ईश्वर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके मन में लोभ, अहंकार और शक्ति की लालसा बढ़ती गई। उसने अपने सैनिकों और दरबारियों पर कठोर नियम लागू कर दिए और जो कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता उसे कड़ी सजा मिलती। इसने अपना बकाया कर नहीं चुकाया है। सैनिकों, इस व्यक्ति को अभी के अभी कारागार में ले जाकर कैद कर दिया जाए। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। अगर मुझे बंदी बना लिया गया तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। मेरे अलावा पूरे परिवार का पेट भरने के लिए और कोई भी साधन नहीं है। मुझे कुछ समय की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पूरा कर चुका दूंगा सरकार। हम राजा हैं इस प्रजा के और हम अपनी एक बार कही हुई बात को पूरा जरूर करते हैं। सैनिकों, अभी के अभी इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए। इसके घर और सभी वस्तुओं को बेचकर
इस व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला राजमहल का पूरा ऋण वसूल किया जाए। नहीं सरकार, दया कीजिए, दया महाराज, दया। राजा सूर्यवीर ने राज्य में भारी कर लगाए, जिससे गरीब प्रजा और भी गरीब होती चली गई। प्रजा में भय का माहौल था और कोई भी राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक का जन्म हुआ, जिसका नाम देवसागर था। देवसागर बचपन से ही साहसी और न्यायप्रिय था। जब वह बड़ा हुआ, उसने राजा सूर्यवीर की निर्दयता के बारे में सुना और उससे बहुत आहत हुआ। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा और अपने राज्य को इस अत्याचार से मुक्त करेगा। देवसागर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को समझा। उसने धीरे धीरे अपने विचार रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया और एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था राजा सूर्यवीर के अत्याचारों का अंत करना। देवसागर ने अपने संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें न्याय की लड़ाई के लिए तैयार किया। हमें सबको एकजुट होकर इस दुष्ट पापी राजा का सामना करना होगा और इसकी मनमानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बिल्कुल सही देवसागर, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते सूर्यवीर के अन्याय को। पूरे राज्य में भुखमरी का संकट छाया हुआ है। एक दिन देवसागर और उसके साथियों ने राजा के महल के बाहर एक बड़ी रैली आयोजित की। उन्होंने राजा सूर्यवीर के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। यह विद्रोह पूरे राज्य में फैल गया और लोग देवसागर के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। हमें ऐसे ही एकजुट रहकर राजा और उसकी सेना का सामना करना होगा। देवसागर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसे ही अपनी एकता बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे और जरूर अपने राज्य को इस दुष्ट राजा से आजाद करवाएंगे। राजा सूर्यवीर ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने देवसागर को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया और उसकी खोज में अपने जासूसों को भेजा। देवसागर और उसके साथी जंगलों में छिपते हुए अपने अभियान को जारी रखते रहे। कई बार वे मुश्किल में पड़े, लेकिन देवसागर की वीरता और संकल्प ने उन्हें हर बार संकट से बाहर निकाला। साथियों, हम सभी अब बस अपनी विजय से काफी करीब हैं। सूर्यवीर की ताकत अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे उसकी सेना और कम होगी, उसकी परास्त और निकट आ जाएगी। अंततः देवसागर और उसके साथियों ने राजा सूर्यवीर के महल पर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रणनीति बनाई और एक रात जब महल के अधिकांश सैनिक सो रहे थे, देवसागर और उसके साथी महल में घुस गए। उन्होंने राजा के गुप्त कक्षों की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई सैनिकों से लड़ना पड़ा, लेकिन देवसागर की वीरता और उसके साथियों की एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। देवसागर और उनके साथी अंततः राजा सूर्यवीर के कक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के चिन्ह थे। देवसागर ने राजा को चुनौती दी और कहा, तेरा अंतिम समय आ गया है सूर्यवीर। अब तुझे तेरे अत्याचारों का दंड मिलेगा। तुझे क्या लगता है तू राजा सूर्यवीर को परास्त कर सकता है? राजा सूर्यवीर ने देवसागर की चुनौती को स्वीकार किया और दोनों में एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन देवसागर की साहस और न्याय की भावना ने उसे विजयी बनाया। आखिरकार देवसागर ने राजा सूर्यवीर को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। देवसागर ने राजा सूर्यवीर को राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत किया और उसकी निर्दयता के सभी कृत्यों का पर्दाफाश किया। अन्याय पर न्याय की हमेशा ही जीत हुई है, पर यह बात एक दुष्ट और पापी राजा क्या समझेगा, जो अपनी उस प्रजा को इतनी पीड़ा देता आ रहा है, जिस प्रजा ने स्वयं तुम्हें इस राजमहल की राजगद्दी पर बैठाया था। जनता ने एकजुट होकर राजा के खिलाफ आवाज उठाई और देवसागर को अपने नए नेता के रूप में स्वीकार किया। राजा सूर्यवीर को उसके अपराधों के लिए
एक कड़ी सजा दी गई और उसे हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया गया। महाराज देवसागर की जय हो! महाराज देवसागर की जय हो! महाराज देवसागर की जय हो! देवसागर ने राज्य की बागडोर संभाली और न्याय और शांति की स्थापना की। उसने करों को कम किया, किसानों और व्यापारियों को सहायता दी और राज्य में समृद्धि लाने के लिए कई योजनाएं चलाई। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग देवसागर के नेतृत्व में सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। ऐसा होता है असली राजा, जो खुद से पहले अपनी प्रजा के लिए सोचे। अब हमारे राज्य में हर एक व्यक्ति बहुत खुश और सुखी है, क्योंकि अब हम पर किसी दुष्ट राजा का नहीं, बल्कि एक अच्छे और सबके प्रिय राजा का शासन है। अब कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सोता और ना ही किसी इंसान को बेवजह परेशान किया जाता है। इस प्रकार देवसागर ने अपनी वीरता और न्यायप्रियता से एक दुष्ट राजा के अत्याचारों का अंत किया और अपने राज्य को एक नया जीवन दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और न्याय की भावना ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जब हम मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम किसी भी दुष्ट शक्ति को पराजित कर सकते हैं। राजा सूर्यवीर की कहानी एक प्रेरणा है कि किसी भी समाज में यदि लोग एकजुट हो जाएं और उनके सही व्यक्ति का नेतृत्व मिले तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक नया स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। और हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्म हमें भोगने होते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में होती है, जहां एक प्रसिद्ध खिलौनों की दुकान है। इस दुकान का नाम खुशियों का संसार है। दुकान के मालिक का नाम हरपाल है। हरपाल एक दयालु और खुश मिजाज व्यक्ति है, जो बच्चों को बहुत पसंद करता है। एक दिन हरपाल अपनी दुकान में खिलौनों को सजाते हुए बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक नन्ही बच्ची, जिसका नाम पिंकी था, अपनी माँ के साथ दुकान में दाखिल हुई। माँ, देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ। हाँ पिंकी, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, तुम अपने लिए कोई एक खिलौना चुन सकती हो। पिंकी ने दुकान के चारों ओर देखा। वहाँ गुड़िया, कारें, रोबोट, पजल्स और भी कई तरीके के खिलौने थे। उसकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत एक गुड़िया की ओर दौड़ पड़ी। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? कुछ खास ढूंढ रहे हैं? नमस्ते हरपाल जी, मेरी बेटी पिंकी को उसकी पसंद का कोई खिलौना लेने दीजिए। हरपाल ने पिंकी की ओर देखा, जो एक खूबसूरत गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो रही थी। माँ, मुझे ये गुड़िया चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यह पसंद है तो हम इसे ले लेंगे। हरपाल ने गुड़िया को पैक कर दिया और पिंकी की खुशी को देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। पिंकी और उसकी माँ ने हरपाल को धन्यवाद दिया और दुकान से निकल गई। कुछ दिन बाद हरपाल ने देखा कि पिंकी फिर से उसकी दुकान पर आई है, लेकिन इस बार वह अकेली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे पिंकी, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हरपाल अंकल, मेरी गुड़िया टूट गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हरपाल ने पिंकी की टूटी हुई गुड़िया को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पिंकी, मैं इसे ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हरपाल ने गुड़िया को ठीक करने का काम शुरू किया। पिंकी दुकान में ही बैठी थी और उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। हरपाल ने कुछ समय बाद गुड़िया को ठीक कर दिया और पिंकी को वापस लौटा दिया। धन्यवाद अंकल, आप सबसे अच्छे अंकल हैं। तुम्हारी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है पिंकी। पिंकी ने हरपाल को धन्यवाद दिया और अपनी गुड़िया को लेकर खुशी खुशी घर चली गई। इस घटना के बाद पिंकी और हरपाल के बीच एक खास रिश्ता बन गया। पिंकी अक्सर दुकान पर आती और हरपाल से बातें करती। एक दिन हरपाल ने देखा कि पिंकी और उसके कुछ दोस्त दुकान के बाहर खड़े हैं। अरे पिंकी, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? अंकल, मेरे दोस्तों को भी आपकी दुकान देखनी है,
क्या हम सब अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, सभी बच्चे अंदर आ जाओ। पिंकी और उसके दोस्त अंदर आए और खिलौनों को देखने लगे। सभी बच्चे बहुत खुश थे और खिलौनों को देखकर उसकी आंखें चमक रही थी। वाओ, कितनी सारी कारें हैं यहाँ। और ये देखो रोबोट, ये तो बहुत मस्त है। तुम सबको जो भी खिलौने पसंद हो उसे देख सकते हो। अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे कहना। बच्चों ने दुकान में घूमते हुए कई खिलौने देखे। हरपाल ने देखा कि एक बच्चा जिसका नाम मनोज था खिलौनों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने कोई खिलौना नहीं उठाया। मनोज, तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद आया? तुम एक खिलौना ले सकते हो। हरपाल अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बस देख रहा था। हरपाल को मनोज की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने मनोज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो खिलौना पसंद हो वो तुम ले सकते हो। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। मनोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने एक छोटा सा रोबोट उठाया। धन्यवाद अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है मनोज। इस तरह हरपाल की दुकान खुशियों का संसार बच्चों के लिए सचमुच एक खुशियों का संसार बन गई थी। सभी बच्चे वहां आते, खिलौनों को देखते और हरपाल के साथ समय बिताते। हरपाल का दिल बच्चों की मासूमियत और उनकी खुशी को देखकर भर आता था। एक दिन शहर में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। हरपाल ने सोचा कि वह अपनी दुकान के कुछ खास खिलौनों को मेले में प्रदर्शित करेगा। उसने अपनी दुकान के सबसे खूबसूरत और अनोखे खिलौनों को चुनकर एक स्टॉल लगाया। मेले में बच्चों और उनके माता पिता का भारी हुजूम था। हरपाल का स्टॉल भी बहुत आकर्षित कर रहा था। लोग वहां आकर खिलौनों को देख रहे थे और खरीद रहे थे। हरपाल जी, आपके खिलौने बहुत सुंदर और अनोखे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी दुकान ही इस मेले की सबसे खास चीज है। धन्यवाद, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। मेले के आखिरी दिन पिंकी अपनी माँ के साथ मेले में आई। उसने हरपाल का स्टॉल देखा और दौड़कर उनके पास आई। हरपाल अंकल, आपकी दुकान यहाँ भी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ पिंकी, सोचा कि मेले में भी बच्चों के लिए कुछ खुशियां बिखेर दूं। पिंकी ने स्टॉल पर एक नया खिलौना देखा जो उसे बहुत पसंद आया। वह एक छोटी सी प्यारी सी परी थी जो रंग बिरंगे कपड़ों में थी और उसके पंख चमक रहे थे। माँ, मुझे यह परी चाहिए। पिंकी की माँ ने खिलौनों की कीमत पूछी और फिर हरपाल से कहा, हरपाल जी, पिंकी को ये परी बहुत पसंद आई, कृपया इसे पैक कर दीजिए। हरपाल ने परी को पैक कर दिया और पिंकी को दे दिया। पिंकी ने खिलौना लेकर खुशी खुशी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चल पड़ी। मेले के बाद हरपाल अपनी दुकान में वापस आ गया और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। लेकिन एक दिन जब वह दुकान में बैठा था, उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था। हरपाल ने चिट्ठी पढ़ी और सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन फिर भी वह बहुत उत्सुक था कि क्या होगा। अगले दिन रात को 12 बजे हरपाल ने अपनी दुकान को बंद किया और अंदर बैठ गया। तभी अचानक से दुकान में एक तेज रोशनी फैल गई और हरपाल ने देखा कि सभी खिलौने जीवित हो गए हैं। गुड़िया, कारें, रोबोट, सभी खिलौने चलने लगे और बातें करने लगे। हरपाल अंकल, हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद। आपने बच्चों को खुश किया, अब हम आपको खुश करेंगे। हरपाल ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खिलौनों की दुकान में खो गया और उसकी दुकान सचमुच खुशियों का संसार बन गई। यह जादू हर रात 12 बजे होता और सुबह होते ही खिलौने फिर से अपने सामान्य रूप में लौट जाते। इस घटना के बाद हरपाल की दुकान और भी मशहूर हो गई। बच्चे और उनके माता पिता दूर दूर से यहाँ पर आते और खिलौनों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते। हरपाल ने बच्चों के लिए विशेष रातें आयोजित करनी शुरू की, जहां वे इस जादू का अनुभव कर सकते थे। एक दिन पिंकी और उसके दोस्त भी
इस जादुई रात का हिस्सा बने। वे खिलौनों के साथ खेलते और बातें करते। बच्चों ने हरपाल को घेर लिया और उससे पूछा, अंकल, ये जादू कैसे हुआ? ये तो बहुत अद्भुत है। यह सब आपकी मासूमियत और खुशियों की वजह से है। बच्चों, जब आप सब खुश होते हैं तो ये जादू अपने आप हो जाता है। पिंकी और उसके दोस्त यह सुनकर खुशी से झूम उठे। इस तरह हरपाल और उसकी दुकान खुशियों का संसार बच्चों के लिए एक जादुई जगह बन गई। हरपाल की जिंदगी का मकसद बच्चों की खुशियां बन गया और वह हमेशा इस मकसद को पूरा करने में जुटा रहा। उसकी दुकान बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट से गूंजती रहती और हर रात का जादू हरपाल के दिन में एक नई उम्मीद और खुशी की किरण ले आता। खुशियों की दुकान ने न केवल बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाई, बल्कि हरपाल के जीवन को भी खुशियों से भर दिया। उसकी कहानी आज भी बच्चों और बड़ों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जहां एक दयालु इंसान ने अपनी दुनिया को खुशियों का संसार बना दिया। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा सुरेश्वरी का शासन था। राजा सुरेश्वरी अपने आसपास के राज्यों में भी एक प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उनके राज्य में ज्यादातर लोग सुखी और संपन्न थे, लेकिन उस राज्य में कुछ गरीब व्यक्ति भी थे, जिनमें से एक था शंकर। शंकर एक साधारण किसान था, जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शंकर की पत्नी बीमार हो गई। शंकर एक गरीब किसान था, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे इलाज के लिए नगर के वैद्य जी के पास ले जा सके। वह बहुत ही दुखी था और अपने खेत में बैठकर आंसू बहा रहा था। वह अपनी जिंदगी की दुखद परिस्थितियों से हार चुका था कि उसी समय राजा सुरेश्वरी अपने राजकाज के काम से लौटते हुए उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने शंकर को वहां बैठकर आंसू बहाते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, क्या बात है शंकर, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम रो रहे हो? शंकर ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैंने पैसा जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे नगर के वैद्य जी के पास ले जाकर इलाज करा सकूं। राजा सुरेश्वरी ने शंकर की दुख भरी कहानी सुनी और उनके दिल में शंकर के प्रति सहानुभूति जागी। उन्होंने एक भी पल बिना गवाए अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, तुरंत वैद्य जी को बुलाकर शंकर की पत्नी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाओ और जो भी खर्च हो वह मेरे खजाने से दिया जाएगा। जी राजा जी, मैं आज ही पास के नगर के वैद्य जी को बुलाकर शंकर की पत्नी का इलाज शुरू करवाता हूँ। यह सुनकर शंकर बहुत भावुक हो गया और उसने राजा के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद दिया। महाराज, मैंने आज तक बस लोगों से ही सुना था कि आप बहुत महान हो, पर आज देख भी लिया, आप सच में देवता के समान हैं। आपने मेरी और मेरे परिवार की जान बचा ली। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं शंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा कर्तव्य है। हमारे राज्य के प्रजा पर अगर कोई भी संकट आता है तो उसका निवारण हम जरूर करेंगे। शंकर की पत्नी के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई, जिसके चलते उसका इलाज अच्छे से हुआ और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। लेकिन बस इतना ही नहीं था, शंकर की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। उस साल बारिश काफी कम हुई और कम बारिश के चलते शंकर का खेत सारा सूख गया, जिसके चलते उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई थी। शंकर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शंकर फिर से हिम्मत हारने लगा। उसने सोचा कि अब राजा के पास जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजा पहले ही उसकी काफी मदद कर चुके थे। उसने खुद ही कुछ करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शंकर की मदद की और धीरे धीरे शंकर ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शंकर का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा।
वह अब अपने परिवार को अच्छी तरह से पालने लगा था। एक दिन राजा सुरेश्वरी फिर से गांव के दौरे पर आए और शंकर को उसके व्यापार में सफलता पाते देख उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, शंकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपने हौसले और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। अगर आपने उस दिन मेरे और मेरे परिवार की मदद ना की होती तो आज मैं और मेरा परिवार यहां नहीं होता। राजा सुरेश्वरी शंकर की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर की मेहनत और समर्पण से प्रभावित होकर उसे अपने राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देने का निर्णय लिया। उन्होंने शंकर से कहा, शंकर, मैं तुम्हारी मेहनत और समर्पण से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज दरबार में आकर मेरे सलाहकार के रूप में काम करो। इस राज्य के लिए मैं जो भी फैसला लूंगा उसकी सलाह पहले तुम ही हमें दोगे। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? शंकर राजा जी से यह प्रस्ताव सुनकर काफी खुश हो गया और उसने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और राज दरबार में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ जिसने गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली थी। ये गरीब गांव वाले अनपढ़ तो है ही, इन्हें क्या ही पता चलेगा अगर मैं धोखे से इनकी जमीन हड़प लूं तो। जी मालिक, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब ये सोचते रह जाएंगे कि मैं इनकी भलाई के लिए आया हूं, पर इनको पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं केवल इनकी जमीन का इस्तेमाल करके कई गुना पैसा कमा लूंगा। वह व्यापारी सब किसानों को बुलाकर उनसे उनकी जमीन के कागजों पर दस्तखत करवा लेता है। वह उन सब गांव वालों को ये आश्वासन देता है कि इन कागजों पर दस्तखत करने के बाद अगले साल से उन किसानों की जमीन पर वह खुद खेती करवाएगा और उस जमीन पर खेती करने से जो भी कमाई होगी उसे वह सब में बांट देगा। भोले भाले गांव वाले फट से उस चतुर व्यापारी की बातों में आ जाते हैं और अपनी अपनी जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। यह बात गांव में आग की तरह फैलने लगती है। फैलते फैलते ये बात राजा सुरेश्वरी के कानों तक भी पहुंच जाती है। राजा सुरेश्वरी ने इस मामले की जांच करने के लिए शंकर को नियुक्त किया। शंकर ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच की और सभी सबूतों के आधार पर व्यापारी को दोषी पाया। शंकर ने सबूतों और चश्मदीदों की बातों को सुनने के बाद यह पाया कि उस व्यापारी ने धोखे से सब गांव वालों के दस्तखत उन कागजों पर ले लिए थे और यह पूरी बात शंकर ने राजा को बताई। उन्होंने सबूतों के साथ राजा को पूरी रिपोर्ट सौंपी। राजा सुमेश्वरी ने उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे कृत्य के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सरकार, मुझे माफ कर दो सरकार। हमारे राज्य में आकर हमारी ही प्रजा को फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेना और उसके बाद माफी की उम्मीद रखना, ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारे इस जुर्म की सजा माफी नहीं हो सकती। जल्द से जल्द उन गरीब किसानों की जमीन तुरंत वापस करो और उन्हें उचित मुआवजा भी दो। राजा का आदेश पाते ही वह व्यापारी उन गरीब किसान की सारी जमीनें वापस करने पर विवश हो जाता है। राजा के इस निर्णय में शंकर का काफी बड़ा योगदान होता है, इसलिए शंकर की इस न्यायप्रियता और मेहनत ने उसे राज्य में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा सुरेश्वरी भी शंकर पर गर्व महसूस करने लगे। एक दिन राजा ने शंकर को बुलाकर कहा, शंकर, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। मैं तुम्हें राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। शंकर ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और राजा को धन्यवाद दिया। धन्यवाद राजा जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस पद तक पहुंच पाऊंगा। आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं तो मरते दम तक भूल नहीं सकता। शंकर के जीवन में अब सुख और शांति आ चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया बल्कि राज्य के विकास में भी
महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह राजा और गरीब की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। राजा सुवेश्वरी और शंकर की दोस्ती और विश्वास ने साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। रामपुर गांव की गलियां सकरी लेकिन हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। इस छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मानव। मानव एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक गाड़ी हो, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। मानव के पिता रमेश एक किसान थे और माँ सुमन घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन मानव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है? मेरे सारे दोस्त स्कूल गाड़ी से आते हैं। मुझे भी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाना है। सुमन ने बड़े प्यार से मानव के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गाड़ी खरीद सके, परंतु तुम्हारे पिता और मैं हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सके। अगर उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे तो हम उससे तुम्हें गाड़ी जरूर ले देंगे। मानव ने उदास मन से कहा, लेकिन माँ, मुझे अभी गाड़ी चाहिए। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे और खूब मेहनत करोगे, तब तुम अपनी गाड़ी खुद खरीद सकोगे। एक दिन मानव अपने खेत के पास खेल रहा था। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह दौड़कर पहुंचा और देखा कि वहां एक गाड़ी थी जो बहुत ही अलग दिख रही थी। गाड़ी पूरी तरह से सुनहरे रंग की थी और उसके चारों ओर नीली रोशनी बिखर रही थी। सुनहरे रंग का होने के कारण वह गाड़ी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। मानव ने सोचा, ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? ये तो किसी जादुई गाड़ी की तरह लग रही है। वह गाड़ी के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी को छुआ, गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। मानव ने डरते डरते अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य अद्भुत था। पूरी गाड़ी सोने की बनी हुई थी और उसमें हर जगह चमकदार पत्थर जड़े हुए थे। मानव ने गाड़ी के अंदर जाकर पिछली सीट की ओर देखा तो वहां एक छोटी सी नोटबुक पड़ी थी। उसने नोटबुक उठाई और पढ़ने लगा। ये जादुई गाड़ी है। इसे चलाने के लिए केवल निर्दोष और सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही योग्य है। अगर तुम इस गाड़ी का सही उपयोग करोगे तो यह गाड़ी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर देगी। लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग करने पर यह गाड़ी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मानव ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ और गांव के लोगों की भी। मानव ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी के चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई और गाड़ी हवा में उड़ने लगी। मानव ने गाड़ी को कसकर पकड़ा और चुपचाप सोचने लगा कि वह कहाँ जाए। अचानक गाड़ी बोलने लगी, हेलो मानव, मैं हूँ तुम्हारी जादुई गाड़ी। तुम्हें कहाँ जाना है? मानव ने हैरान होकर पूछा। तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव हो सकता है? गाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मानव ने सोचा, मुझे सबसे पहले अपने माता पिता को यह गाड़ी दिखानी चाहिए। इस गाड़ी को देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। उसने गाड़ी को अपने घर की दिशा में मोड़ा। कुछ ही पलों में वह अपने घर के आंगन में था। मानव ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। सुमन और रमेश दोनों दौड़कर बाहर आए और चमकती हुई गाड़ी को देखकर हैरान रह गए। रमेश ने पूछा, मानव, यह बिल्कुल नई चमकती हुई गाड़ी किसकी है और ये गाड़ी तुम लाए कहां से? मानव ने उत्सुकता पूर्वक बताया, पिताजी, ये गाड़ी जादुई है। इसे मैंने खेत के पास पाया। बस इसे अच्छे मन से इस्तेमाल करो और ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। रमेश ने चिंतित होते हुए कहा, बेटा, हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मानव ने अपने माता पिता को समझाया
और वे सब गाड़ी में बैठ गए। मानव ने गाड़ी को गांव के बाजार की ओर मोड़ा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कई गरीब लोग भोजन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मानव ने गाड़ी से कहा, जादुई गाड़ी, क्या तुम इन सभी लोगों की मदद कर सकती हो? गाड़ी ने तुरंत हरी झंडी देते हुए कहा, हाँ मानव, मैं इन सभी की मदद कर सकती हूँ। कुछ ही पलों में गाड़ी के चारों ओर एक प्रकाश फैल गया और सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन और दवाइयां मिल गई। वहां खड़े सभी लोग मानव और उसकी गाड़ी की तारीफ करने लगे। मानव ने निश्चय किया कि वह इस गाड़ी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने अपने गांव के स्कूल की हालत सुधारने का सोचा। वह अपनी जादुई गाड़ी के साथ स्कूल पहुंचा और देखा कि स्कूल की इमारत बहुत जर्जर हो चुकी है। मानव ने गाड़ी से कहा, जादुई गाड़ी, क्या तुम इस स्कूल की मरम्मत कर सकती हो? इस स्कूल में काफी बच्चे बड़ी दयनीय हालत में पड़ते हैं। इमारत ठीक होने से उनकी काफी मदद हो जाएगी। गाड़ी ने चमकते हुए कहा, बिल्कुल मानव। अगले ही पल स्कूल की इमारत नई हो गई और उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं आ गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मानव की प्रशंसा करते हुए कहा, मानव, तुमने हमारे स्कूल को नई जिंदगी दी है। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मानव की जादुई गाड़ी की खबर पूरे जिले में फैल गई। लोग मानव के पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। मानव ने सोचा कि यह गाड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसे इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन एक धनी व्यापारी गंगाराम मानव के पास आया और उससे कहा, मानव, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत पैसे दूंगा। गंगाराम जी, ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। ये सब बस बोलने की बातें हैं। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। मानव ने सख्त लहजे में कहा, गंगाराम जी, मैंने बोला ना कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए। गंगाराम ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मानव को गंगाराम की धमकी से डर नहीं लगा, लेकिन उसने अपनी गाड़ी की सुरक्षा बढ़ा दी। एक रात गंगाराम के आदमियों ने गाड़ी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को छुआ, गाड़ी ने एक जोरदार धमाका किया और वे सभी बेहोश हो गए। मानव और उसके पिता ने आवाज सुनकर बाहर आकर देखा कि गाड़ी चमक रही है और गंगाराम के आदमियों को बेहोश पाया। रमेश ने गुस्से में कहा, ये लोग तो हमारी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे। मानव ने गाड़ी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? गाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं मानव, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मानव ने सोचा कि अब उसे इस गाड़ी को कहीं और सुरक्षित रखना चाहिए। उसने गाड़ी को गांव के एक पुराने मंदिर में छिपा दिया। मानव ने गांव के लोगों को बताया कि अब वह इस गाड़ी का उपयोग केवल आपात स्थितियों में ही करेगा। अगले कुछ वर्षों में मानव ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया। उसकी जादुई गाड़ी ने गांव के हर कोने में खुशहाली फैला दी थी। गांव के लोग अब मानव को अपने भगवान की तरह पूजने लगे थे। एक दिन जब मानव बड़ा हो गया और उसने गांव का प्रधान का पद संभाला, तो उसने अपनी जादुई गाड़ी को एक अच्छे मकसद के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गाड़ी से कहा, गाड़ी, अब मैं चाहता हूं कि तुम संसार में उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। गाड़ी ने खुशी से कहा, मानव, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे कार्यों में साथ दूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, बस मुझे याद करना और मैं यहाँ आ जाऊंगी। और इस तरह मानव की जादुई गाड़ी ने गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया और हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति या साधन हो, तो उसका सही उपयोग ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मानव ने अपनी जादुई गाड़ी का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया और इस प्रकार उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।